अब सवाल ये है कि अभी तक तो ये बेंचमार्क रहेगा जब तक इसका हायर कोर्ट में कोई फैसला नहीं होता, ये जो हुआ है। मगर इसके साथ जो और चीज़ें बाहर निकल आई हैं, जो अनइंटेंडेड कह सकते हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल आए हैं, वो ये कि बहुत से लोगों के नाम आ गए जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो क्या ये एक सेपरेट सिलसिला चल निकलेगा और क्या केस इलेक्शन कमीशन के जरिए जा सकता है या कोई आम पाकिस्तान का शहरी भी जाके इस्तदा कर सकता है कि हमारी अमानतों में खयानत हुई है? जुबैरी साहब, मैं तो समझता हूँ, मुझे एक्चुअली मैंने रूल्स नहीं देखे हैं सर अभी इसके अंदर क्या है। और मुझे देखिए वो एक रेफरेंस उन्होंने भेजा, वो देखें उन्होंने जो रेफरेंस भेजा वो नेशनल असेंबली के स्पीकर ने भेजा टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने फिर वहाँ से कंप्लेंट दाखिल की, वो ऑथराइजेशन का इशू आ गया कि वो आदमी ऑथराइज था या नहीं। तो ये देखना होगा कि अगर वो इलेक्शन कमीशन ही भेज सकता है तो कोई और नहीं भेज सकता, वरना कोई भी आदमी खड़े होकर देखिए अभी क्या होगा। अब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के अंदर आप अपने फॉर्म जमा करेंगे और आप उस पर कोई आदमी इतराज़ ले सकता है कि इन्होंने अपने जो डिक्लेरेशन था उसके अंदर, और डिक्लेरेशन वो लिखा हुआ है, पिछले डिक्लेरेशन कोई जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के, पिछले डिक्लेरेशन भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है अगले वाले इलेक्शन का, कि अगर आपने पीछे कोई आपने डिक्लेरेशन दी, क्योंकि आपको उसके अंदर एफिडेविट भी देना होता है, वो जस्टिस साकिब निसार साहब की जजमेंट थी कि अब आपको डिक्लेरेशन एफिडेविट भी देना होता है, यानी आपने उस पर कोई आपने गलत बात की तो फिर आपने कोई मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर किया तो ये इशू उठ जाएगा। तो ये एक इशू वहां भी उठ सकता है जब वो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। उसके अलावा जब देखना पड़ेगा कि कोई जैसे मैं आप आम शहरी बात भी करे कि जी इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं की, इन्होंने भी अपने मिस डिक्लेरेशन किया है, लेकिन मिस डिक्लेरेशन का इशू और उस पर कंप्लेंट, क्योंकि देखिए क्रिमिनल केस हुआ और अब तो खैर आज तो असेंबलियां भी तहलील हो गई, तो अब तो जितने लोग हैं वो या तो MNA होंगे या नहीं होंगे आगे जाके, अगर ये जितने चंद दिनों के अंदर, तो ये भी देखना होगा कि फिर क्या। मैं समझता हूं कि जब अगले इलेक्शन के लिए जब प्रोसेस शुरू होगा उस वक्त ये इशू बहुत सीरियस हो सकता है। और अगर ये जजमेंट रहती है कि ये दिस इज द पैमाना ऑफ मिस डिक्लेरेशन और इससे आपकी सीट भी जाएगी, आप पे सजा भी होगी, आपको जेल भी होगी, तो फिर ये आगे जो भी लोग जिन्होंने लिए उनके लिए खतरा है। अच्छा नियाज़ी साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता जुबैरी साहब ने उठाया है कि वो लोग तो फिर शायद अगर ये खतरा हो और कुछ हालात बदल जाएं और जो है वो इंसाफ हर तरफ हो, तो ये तो आइंदा अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने से कतराएंगे, क्योंकि जो ये ओज़दारियाँ होती हैं या जो की जाती हैं, एतराज़ात किए जाते हैं, उसमें तो ये इट विल कम अप के पिछले इलेक्शन में इन्होंने ये डिक्लेयर ही नहीं किया। नियाज़ी साहब जी बिल्कुल ठीक है, ज़ुबैरी साहब ने ठीक कहा। मुझे भी एक जजमेंट याद आती है अनवर ज़हीर जमाली साहब की इफ्तिखार चीमा के केस में, उसमें भी कोई डॉर्मेंट अकाउंट था, उसने कोई चीज़ उससे मेंशन नहीं की थी। ज़ुबैरी साहब ने ठीक है कि अगर डिक्लेरेशन कोई कंसील करेगा पहली भी प्रीवियस भी तो ये बात आएगी। लेकिन इस केस में जो था, जो 342 का बयान हुआ, हमने एक चीज़ वहाँ की कि अकाउंटेंट और कंसल्टेंट जो मेरे थे, मैंने तो डिक्लेरेशन सारी दी हैं 2019-2020 की खान साहब ने, वो तो कोर्ट ने उस चीज़ों पे गई ही नहीं, हमने तो सारी चीज़ें डिक्लेयर की। अब इसको केस को उनके साथ कंपेयर करें, उनका तो सारी चीज़ें जो देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आएंगी, आप रिकॉर्ड में आएंगी, तो उन्होंने तो डिक्लेरेशन सामने आएंगी कि क्या क्या चीज़ें ली और क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर बिल्कुल नहीं की होंगी, तो ये बिल्कुल ये चीज़ बनेगी। लेकिन मैं एक आपकी वजह से एक चीज़, क्योंकि मैं वकला का नुमाइंदा हूँ, इस जजमेंट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा काम किया है कि जो फेसबुक का अकाउंट था उसको उन्होंने FIA में भेजा, FIA इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर है, उसने लिख दिया 2 दिन में रिपोर्ट आ गई कि अकाउंट नहीं है हमायूं दिलावर का, उसमें वकला को नोटिस जारी हो गए। आज हमारे वकला में हमारे सीनियर कौंसल ख्वाजा हारिस साहब को भी FIA ने बुलाया 2 बजे। ये देखें कि वकला के खिलाफ 3-4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई हैं और जो इमरान खान को मिलने गए हैं अटक, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई हैं। तो ये जो चीज़ है ना तोशा खाना, मेरे हिसाब से ये एक पूरा ड्रामा है। इसके पीछे जो है अब तो हमारे तक भी आ गए हैं, वकला तक भी जो अपना काम करते हैं, क्या वकला केस लड़ना छोड़ दें? तो ये चीज़ें जो हैं किसी और तरफ जा रही हैं। कोई आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं हो रही। अगर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी होती तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 90 दिन इम्प्लीमेंट हो जाती। वो जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुई KPK और पंजाब के हवाले से, लेकिन एक हमायूं दिलावर का फैसला चंद मिनटों में इम्प्लीमेंट हो गया। इधर से वारंट गिरफ्तारी का नाम हुआ और लाहौर में गिरफ्तारी पहले हो गई। ये चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं, हम इसको कहाँ बैठ के, ये कोई जंगल का कानून है, हम आइन की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी कहाँ डिस्कस करें? ये तोशा खाना का जो केस है, आप इसको बहुत अरसे से कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें खान इसको एक चेयरमैन PTI को
डिस्क्वालिफिकेशन का एक बहाना है, सिस्टम से आउट करना है। अच्छा नहीं न्याजी साहब ये फरमाइएगा, ये फरमाइएगा कि आपको रिलीफ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नेचर है इसकी और जिस अंदाज में ये आवाज़ नहीं आ रही जी, सॉरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ न्याजी साहब जी, न्याजी साहब ये आपको ये उम्मीद भी है, जिस तरह लोग कह रहे हैं, जिस तरह कुछ दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट है ये जल्दी ऊपर अदालत में जो है इसको जो है रिलीफ मिल जाएगा खान साहब को। डू यू बाय दिस? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैंने तो आज कहा था अपने दोस्तों से कि जहाँ बेशक हमारी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करें, हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये तो बिल्कुल हम रोज़ाना यही काम करते हैं, ट्रायल का काम करते कि ये तो बिल्कुल खान साहब को रिलीफ मिलना है। ऐसे जजमेंट में जिस तरीके से लिखवाई गई है, अगर आप उस जजमेंट को पढ़ लें तो वो तो रिलीफ मिलना ही मिलना है इंशाअल्लाह। अब और हमारी कोशिश है कि क्योंकि हम पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए, हमने तो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी हुई थी, इसके खिलाफ भी थी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ भी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थी। तो इसके बावजूद भी सारी चीज़ें जो जिस तरीके से मैनेज हुई, जिस तरीके से हो रही हैं, वो मेरा ख्याल हर किसी को पता है और इंशाअल्लाह जो जजमेंट खान साहब को रिलीफ मिलना है मिल जी। जुबैरी साहब ये जो नया ट्रेंड हमने देखा है कि जो FIA वो वकला को इस तरीके से तलब कर रही है, आज तो उनकी हुकूमत की भी 3-4 दिन ही रह गए हैं, तो डू यू थिंक कि जो वकला एक फ्रेटर्निटी है या जो कम्युनिटी है ये पहले भी बड़े एक्टिव रहे हैं, तो इस हवाले से कोई क्या आपकी स्ट्रेटजी है, हाउ टू फेस इट? बिल्कुल जी, मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बैठे हैं, मेरा ख्याल है वो हमारी लीगल मैं न्याजी साहब एक दफ़ा जुबैरी साहब से टेक ले लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी जुबैरी साहब। जी 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 देखिए ख्वाजा हारिस जो है हमारे, वो एक बहुत ही मोहतरम और सीनियर वकील हैं, हमारे मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। आज हमने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया है कि जी ये बिल्कुल जो ये FIA ने जो उनको नोटिस दिया, ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। ये मेरे राइट टू रिप्रेजेंट क्लाइंट, वो जो एक वकील का होता है कि बग़ैर किसी के खौफ के और किसी इशू के वो अपने मौकिल की वकालत करे, उसके ख़िलाफ़ ये किया। उन जज हमने ये लिखा, हमारा प्रेस स्टेटमेंट है जो हमने इशू किया, आप लोगों को सबको भेजा गया है, सुप्रीम कोर्ट बार ने इशू किया कि हमने ये कहा कि जी पहले वो जज साहब से तो इंक्वायरी करें जिनकी वो फेसबुक, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो ऑर्डर किया उन्होंने कहा कि जी बेसिकली उनके वो कह रहे हैं कि मेरा अकाउंट तो था लेकिन ये फेसबुक पोस्ट मेरी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप इंक्वायरी करके इनको बताएं। तो हमारे हिसाब से एज लॉयर के वकीलों को बजाय नोटिस करके बुलाने के, आप पहले उनसे पूछगछ करते, उनकी इंक्वायरी में उनको बुलाते, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते, फिर दूसरों को जो आप समझते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि हर केस में आपको आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 160 में आप उसको क्वेश्चनेयर भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वही इफ्तिखार इस्लाम अरसान इफ्तिखार वाली, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें, और हमने आज एक फैसला किया है कि अगर ये मेरा व्यू था कि इनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था वहाँ, ये हमारा आइन और कानून और हमारे राइट टू प्रैक्टिस के खिलाफ है। हम अपने हर वकीलों का दिफा करेंगे। हमने ये स्टेटमेंट किया है। कुछ वकीलों का आज FIR भी काटी वो अपने क्लाइंट से, हम इनके जाएंगे और इंशाल्लाह ड्यू कोर्स हम केस फाइल करेंगे इसमें, और हम बावर कराएंगे कि ये हमारा आइनी और कानूनी हक है किसी भी वकील का कि वो अपनी मौकिल की वकालत करे। मैं थोड़ा सा काई साहब इसमें ऐड हाँ, साथ में एक सवाल कर लीजिए न्याजी साहब, दोनों बातें इकट्ठी बता दीजिए। ये PTI पर पाबंदी की बात भी हो रही है, इस पर इसको कैसे देखते हैं, और जो ज़ाहिर आप कहना चाहते हैं वो भी फरमाइए। देखें ना जी, पाबंदी की बात ही हो रही है, लेकिन देखें वो जब एक अमेंडमेंट करना चाह रहे थे ना कि हम पार्लियामेंट के पास हो, वो फिर रुक भी गई कि किसी पार्टी को कलादम करार देना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है और पार्टी को कलादम करार किस बेस पे देंगे, दिए ही नहीं जा सकता। और डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो है वो भी हमें पता है कि उसको भी जब जजमेंट कराएंगे तो खान साहब का डिस्क्वालिफिकेशन वाला भी ख़त्म हो जाएगा। अब मेन चीज़ जो है, जो मीडिया के साथ और वकला के साथ और आम लोगों के साथ इस टाइम काई साहब इतनी हरासमेंट है कि कोई आदमी बाहर निकलने के खौफ व हरास से तैयार ही नहीं है। जिस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, 144 पूरे मुल्क में लगा हुआ है, जहाँ भी दिखते हैं। हमारे वकला भी पीसफुल प्रोसेशन, जो आइन हमें आर्टिकल 15, 16, 17 जो हमें राइट देता है, उस राइट से भी महरूम की हो। फंडामेंटल राइट्स भी लोगों के सस्पेंड हैं, समझो आइन नहीं है फंडामेंटल। आप देखें कि बुनियादी हकूक़ का चैप्टर है, उसके अंदर भी वो तरमीम करने पे आ गए हैं कि लोग किसी टाइम भी विदाउट सर्च वारंट उठाया जा सकता है। अब जुबैरी साहब जिस फोरम पे बैठे हैं, जो आपने कहा कि हमारी एक पहले भी तहरीक चली, मैं बार का प्रेसिडेंट था 2009 में, और अदलिया की तहरीक में हरावल दस्ता थे जुबैरी साहब और हम लोग।
अब देखें कि वकला के साथ जिस तरीके हो रहा है, आज 4-5 वकला पे पर्चे हुए हैं और हमें भी, मुझे भी कहा गया है कि आपका भी लिस्ट में नाम है, आपको भी बुलाएंगे। अब देखें कि अगर इस तरीके से वो कर रहे हैं और वकला को भी खौफ व हरास फैला रहे हैं, तो फिर तो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी क्या रहेगी। हम तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस टाइम कस्टोडियन ऑफ द जो है कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, लोगों के हकूक़ की ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाजमी है, पहली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंशाअल्लाह ये हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, ये एपेक्स बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, और ये जो हमें फंडामेंटल राइट से महरूम करना या लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट से महरूम करना, इसके लिए हम पूरी, जो आपने कहा है कि आप आगे आएंगे, इंशाअल्लाह आगे आएंगे, लेकिन आइन ने जो हमें मैंडेट दिया उसके साथ आगे आएंगे। चलें, ये तो ज़ाहिर आपका राइट भी और आपकी तारीख भी यही है, लेकिन ये है कि एक फेडरल मिनिस्टर कुछ और भी कह रहे हैं। गालिबन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर इस केस में रिलीफ मिलता है खान साहब को, तो वो आसिफ साहब ने, किसी ने कहा, किसी मिनिस्टर ने कहा, सॉरी अगर मैंने गलत कह दिया हो, तो ये दोबारा उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये क्या गुफ्तगू है? हाँ, मैं बताता हूँ। खान साहब के ख़िलाफ़ 180 से ज़्यादा फेक FIR बनाई गई थी, वो तो आपको पता है, जब जुडिशल कम्प्लेक्स में भी आए। उनका कहना इस वजह से ठीक है कि उनको तो खान से ये डर है कि पूरी कौम खान के साथ है इस टाइम। वो चाहते हैं कि ये कल जो केस आपने पहले क्वेश्चन किया 3-4 दिन के बाद अब बाहर आ जाए। अब उनकी मर्ज़ी ये है, जो आज हाई कोर्ट ने किया है, कि 3-4-5 दिन इसको आगे करके रीलिस्ट करके जो दूसरा केस है नैब वाला, उसमें अरेस्ट डाली जाए। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रज़ाक वकील वाले केस में वहाँ उसे कहा है कि इसकी अरेस्ट उस केस में नहीं हो सकती, 24 तक डेट दी थी और बेल पे भी है। और मेरा ख्याल है कुछ वो कंदरानी साहब के साथ भी ऐसे मामलात कोई हुए हैं कोर्ट के। अब दूसरा है कि ये चाहते हैं कि अलकादर में वहाँ नैब के केस में 30 डेज़ का रिमांड है, जो नई अमेंडमेंट आई है, फिजिकल रिमांड। अब वो चाह रहे हैं कि इससे फारिग करके, जिस तरीके से आपने देखा अली मोहम्मद को, दूसरा है आफरीदी है, जो जेल से बाहर आता है, अब खान साहब के साथ वो करना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम जो ह्यूमन राइट्स पूरी वर्ल्ड में जो फोकस कर रही हैं, वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर को फोकस कर रही हैं। जिस तरीके से उसको जेल में रखा जा रहा है, जिस तरीके से जेल में सलूक किया जा रहा है, फार्मर प्राइम मिनिस्टर के कोई अपनी इंटाइटलमेंट होती है। इन्होंने जिस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं, अवाम भी, वकला भी, सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम इसके लिए फर्दर मज़ीद जो हमारा आइनी मैंडेट है, हम इसको आगे लेके आएंगे। अच्छा, माई लास्ट क्वेश्चन टू ज़ुबैर साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि क्लासेस होती हैं जो जेलों में, और वो अलाट की जाती हैं आपके स्टेटस के मुताबिक। तो अटक में तो सुना है कि है ही नहीं, कोई एक ही क्लास है। तो आप क्या समझते हैं कि अब उनको ये रिलीफ मिल जाएगा? वो ए या डिज़र्व करते हैं या बी डिज़र्व करते हैं? देखिए, इसके अंदर जो मेन इशू ये है कि पहले तो ये वकील बैठे हुए हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, फॉर्मर एडवोकेट जनरल जो वकील हैं उनके, ये वो बता सकते हैं कि मेरे ख्याल से तो इसके अंदर जो उनका अटक जेल में रखा गया वो भी प्रिजन रूल्स की वायलेशन में है। इनको तो दूसरी किसी अगर जेल में रखना था। और देखिए, ये ग्रेजुएट होता है आदमी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको कुछ फैसिलिटीज आती है, वो बी क्लास होती है, उनको तो एज अ राइट उनको बी क्लास मिलनी चाहिए। फिर नेचुरली इनके वकला हैं, वो जाके कोर्ट से इस्तदा करेंगे, उनको ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, हो सकता है कोर्ट उसको ग्रांट करे। ऐसे ही होता है आम केसों में, फिर आदमी जाता है, कहता है कि जी मेरा ये ग्रेजुएट वगैरह, उनको ये फैसिलिटीज़ दें, कोर्ट उसके बाद ऑर्डर भी करता है। लेकिन बी जो जेल मैनुअल होता है, प्रिजन रूल्स हैं, उसके हिसाब से वो क्लासेज, एक सी क्लास होती है, एक बी क्लास होती है, जो ग्रेजुएट्स और इस तरह के जो कैदी होते हैं उनको फिर ये फैसिलिटीज़ दी जाती है अंदर जेल मैनुअल एंड प्रिजन रूल्स।